जब भी 1990 के दशक की बात होती है ना, तो सबसे पहले दिमाग में आता है आर्थिक उदारीकरण, है ना। लेकिन क्या हम जानते हैं कि इसी दशक में हमारे संविधान में कुछ ऐसे बड़े बदलाव हुए जिन्होंने आज के भारत की पूरी राजनीतिक और सामाजिक तस्वीर ही बदल दी। चलिए, आज हम उसी दशक के पन्ने पलटते हैं और समझते हैं उन बड़े संवैधानिक संशोधनों को जिनका असर हमारी जिंदगी पर आज भी पड़ता है। तो पहला सवाल तो यही उठता है कि भाई आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि सिर्फ 10 साल के अंदर संविधान को 10 बार बदलना पड़ा। ये कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। असल में ये दिखाता है कि भारत उस वक्त एक बहुत बड़े चौराहे पर खड़ा था। समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था, हर जगह पुरानी व्यवस्थाएं नई चुनौतियों से टकरा रही थी और हमारे संविधान को इस तूफानी दौर के साथ कदम से कदम मिलाना ही था। अच्छा, अब इन सारे बदलावों को मुमकिन बनाने वाली एक मास्टर की है, और वो है हमारे संविधान का अनुच्छेद 368। सिंपल भाषा में कहें तो यही वो शक्ति है जो हमारी संसद को ये इजाजत देती है कि वो वक्त के साथ संविधान को रेलेवेंट बनाए रखे, उसमें जरूरी बदलाव कर सकें। इसके बिना आज हम जो भी बात करने वाले हैं वो हो ही नहीं सकता था। तो आज के हमारी चर्चा का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि संवैधानिक बदलाव का ये दशक था कैसा। फिर बात करेंगे स्थानीय स्वशासन की क्रांति की, यानी पावर को ग्रासरूट्स तक कैसे पहुंचाया गया। उसके बाद सामाजिक न्याय का एक नया अध्याय खुलेगा। फिर हम व्यवस्था और वित्त के पुनर्गठन को समझेंगे और आखिर में इस पूरे दशक के सार और उसकी विरासत पर एक नजर डालेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस दशक के शायद सबसे बड़े और सबसे असरदार बदलाव से। हम बात कर रहे हैं स्थानीय स्वशासन की क्रांति की। ये एक ऐसा ऐतिहासिक कदम था जिसने पहली बार सही मायनों में सत्ता को दिल्ली और बड़ी बड़ी राजधानियों के गलियारों से बाहर निकाला और उसे सौंपा भारत के असली मालिकों के हाथों में, यानी गांव और शहर में रहने वाले आम लोगों के। ये जो दो संशोधन थे ना, 73वां और 74वां, ये समझिए एक ही सिक्के के दो पहलू थे। एक ने गांव में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देकर मजबूत किया, तो दूसरे ने शहरों में नगर पालिकाओं को। और यह सिर्फ कोई मामूली कानून नहीं था, इन्हें बाकायदा संविधान में जगह दी गई ताकि ये पक्का हो जाए कि अब इनकी शक्तियों को कोई भी सरकार नजरअंदाज नहीं कर पाएगी। और यहीं पर इन संशोधनों का सबसे क्रांतिकारी पहलू सामने आता है। पहली बार ये लीगली मैंडेटरी कर दिया गया कि लोकल गवर्नमेंट की हर 3 में से 1 सीट, जी हां, 1/3 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। सोचिए जरा, एक झटके में देश की आधी आबादी के लिए राजनीति के दरवाजे खोल दिए गए। इस एक फैसले ने लाखों महिलाओं को पहली बार सत्ता के केंद्र में ला खड़ा किया। तो पावर को नीचे तक पहुंचाना तो बस पहला कदम था। 1990 का दशक सामाजिक न्याय यानी सोशल जस्टिस की लड़ाई को भी एक बिल्कुल नए लेवल पर ले गया। इस दौरान संविधान में कई ऐसे बदलाव किए गए जिनका सीधा मकसद था उन समुदायों को बराबरी और सही प्रतिनिधित्व का हक दिलाना जो अब तक हाशिए पर थे। इस दौर में संविधान ने, आप कह सकते हैं, कई मोर्चों पर एक साथ काम किया। एक तरफ तो भारत की भाषाई विविधता को और सम्मान दिया गया, दूसरी तरफ जनजातीय प्रतिनिधित्व को और सुरक्षित किया गया, और सबसे बढ़कर आरक्षण की नीतियों को प्रोटेक्ट करने और मजबूत करने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 71वें संशोधन की। इसके जरिए 3 और भाषाओं, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को संविधान की 8वीं अनुसूची में ऑफिशियल जगह मिल गई। देखिए, ये सिर्फ लिस्ट में 3 नाम जोड़ने जैसा नहीं था, ये एक बहुत बड़ा संदेश था कि भारत की पहचान किसी एक भाषा से नहीं, बल्कि इन सभी भाषाओं से मिलकर बने एक खूबसूरत गुलदस्ते जैसी है। अब आरक्षण से जुड़े जो संशोधन हैं, उन्हें समझने के लिए हमें उस वक्त के एक बहुत बड़े कानूनी मोड़ को समझना होगा। हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक ऐतिहासिक फैसले में, जिसे इंदिरा साहनी केस के नाम से जाना जाता है, एक सीमा तय कर दी। कोर्ट ने कहा कि सरकारी नौकरियों और शिक्षा में कुल मिलाकर आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। इस एक फैसले ने, समझिए, आरक्षण की पूरी राजनीति और पॉलिसी के लिए एक लक्ष्मण रेखा खींच दी। और ये जो चार्ट है, ये उसी संवैधानिक टकराव को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। एक तरफ थी सुप्रीम कोर्ट की तय की हुई 50% की लिमिट, और दूसरी तरफ था तमिलनाडु राज्य का अपना कानून जो 69% आरक्षण देता था। तो सवाल अब यह था कि अब क्या होगा, राज्य का कानून चलेगा या सुप्रीम कोर्ट की तय की हुई संवैधानिक सीमा? तो इस मुश्किल का हल निकाला गया 76वें संशोधन के जरिए।
संसद ने क्या किया कि तमिलनाडु के 69% वाले आरक्षण कानून को उठाकर संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल दिया। अब ये 9वीं अनुसूची एक तरह की संवैधानिक ढाल है। जो कानून इसमें आ गया उसे आमतौर पर अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो इस एक कदम ने तमिलनाडु की आरक्षण नीति को उस वक्त न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर कर दिया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। इंदिरा साहनी केस में प्रमोशन में आरक्षण पर भी रोक लगा दी थी। अब इसके जवाब में संसद 77वां संशोधन लेकर आई। इसके तहत संविधान में एक नया क्लॉज जोड़ा गया, आर्टिकल 16(4)(a, और इसने सरकार को ये अधिकार वापस दे दिया कि वो एससी और एसटी कर्मचारियों के लिए सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है। अच्छा, तो सामाजिक न्याय और लोकल गवर्नेंस के अलावा इस दशक में देश को चलाने के तौर तरीकों में भी कुछ बड़े और जरूरी सुधार किए गए। ये वो बदलाव थे जिनका मकसद था पूरी सरकारी मशीनरी को ज्यादा कुशल, ज्यादा इफेक्टिव बनाना, खास तौर पे आर्थिक मामलों में। इनको हम पर्दे के पीछे के जरूरी सुधार भी कह सकते हैं। जैसे 75वें संशोधन ने किराए के झगड़ों के लिए खास रेंट ट्रिब्यूनल बनाने का रास्ता साफ किया ताकि सिविल कोर्ट्स पर बोझ कम हो। फिर 78वें संशोधन ने जमीन सुधार से जुड़े कई राज्यों के कानूनों को वही 9वीं अनुसूची वाली सुरक्षा दे दी। लेकिन इन सब में जो सबसे बड़ा बदलाव आया वो था केंद्र और राज्यों के बीच पैसों के रिश्ते। और 80वें संशोधन की असली कहानी ये चार्ट बताता है। 10वें वित्त आयोग की सिफारिश को मानते हुए ये तय किया गया कि केंद्र सरकार जो भी टैक्स इकट्ठा करेगी उसके नेट कलेक्शन का 26% हिस्सा राज्यों के साथ शेयर किया जाएगा। देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये भारत के फेडरल स्ट्रक्चर की नींव को मजबूत करने वाला एक बहुत बड़ा फैसला था। इसने राज्यों को आर्थिक तौर पर पहले से कहीं ज्यादा आत्मनिर्भर बनाया। तो हमने देखा कि कैसे पावर को नीचे तक पहुंचाया गया, सोशल जस्टिस को मजबूती दी गई और देश के फाइनेंशियल सिस्टम को बदला गया। अब इन सारी कड़ियों को जोड़कर देखते हैं कि आखिर इस एक दशक की सबसे बड़ी विरासत, सबसे बड़ी देन क्या रही। अगर इस पूरे दशक को हमें सिर्फ 5 बड़े संशोधनों में समेटना हो तो वो ये हैं। 71वां, जिसने भाषाओं को सम्मान दिया। 73वां और 74वां, जिन्होंने लोकतंत्र को गांव शहर तक पहुंचाया। 77वां, जिसने प्रमोशन में आरक्षण को सुरक्षित किया। और 80वां, जिसने केंद्र और राज्यों के बीच पैसों के बंटवारे का नया फॉर्मूला दिया। इन सब ने मिलकर भारत को ज्यादा समावेशी, ज्यादा मजबूत और ज्यादा संतुलित बनाया। असल में यही है इस दशक की असली कहानी। तो ये साफ है कि 1990 का दशक सिर्फ आर्थिक उदारीकरण का नहीं था, ये भारतीय लोकतंत्र को और गहरा करने का दशक था। इसने सत्ता को जमीन तक पहुंचाया, सामाजिक न्याय के दायरे को बढ़ाया और केंद्र राज्य के रिश्तों को एक नई परिभाषा दी। लेकिन ये पूरी कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। इन बुनियादी सुधारों के दशक के बाद भारतीय संविधान के सामने अगली सबसे बड़ी चुनौती क्या आने वाली थी? इस पर जरूर सोचिएगा।